इंसान हो, समाज हो या देश हो, आज सभी एक दूसरे को ताकत और हथियारों के बल पर जीतने को तैयार हैं। कई जगह तो ऐसी लड़ाइयां चल भी रही हैं। ऐसे में चार्ली चैपलिन की एक बात याद आती है कि हमें ताकत की क्या जरूरत है जब सारी लड़ाइयां प्यार से ही जीती जा सकती हैं। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो कितना खूबसूरत होगा ये सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका और रूस में तनाव हो सकता है कम। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 16 जुलाई को शांति वार्ता। यूक्रेन और सीरिया जैसे मुद्दे रहेंगे अहम। माइग्रेंट समस्या को लेकर यूरोपीय देशों ने अपनाई साझा रणनीति। माइग्रेंट्स की पहचान के लिए यूरोप और उत्तरी अफ्रीकी देशों में बनेंगे स्पेशल सेंटर्स। और तुर्की में एक बार फिर एर्दोआन की सरकार। आर्थिक समस्याओं से निपटना और लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरना होंगी प्रमुख चुनौतियां। अमेरिका और रूस के बीच फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 16 जुलाई को वार्ता होगी। ये वार्ता उस वक्त हो रही है जब दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव चरम पर है। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने ये सुनहरा मौका है जब वो सालों से चले आ रहे तनाव को कम कर सकते हैं। 16 जुलाई को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे तो उनके पास बात करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं होगी। उत्तर कोरिया को छोड़ दें तो दोनों देश आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर परस्पर विरोधी पाले में खड़े दिखे। Well, I think we'll be talking about Syria. I think we'll be talking about Ukraine. I think we'll be talking about many other subjects, and we'll see what happens. So you never know. You never know about meetings, what happens, right? But I think a lot of good things can come with meetings with people. व्लादिमीर पुतिन पहले ही ऐसी किसी भी बैठक के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि समस्या को सुलझाने के लिए दोनों देशों का आमने-सामने बात करना जरूरी है। Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю, это так и есть на самом деле. Могу еще раз повторить. В нашем последнем телефонном разговоре он выразил озабоченность по поводу угрозы нового витка гонки вооружений. Я с ним согласен. Для того, чтобы это все предметно обсуждать, нужно, чтобы наши Министерство иностранных дел работали, эксперты работали очень плотно друг с другом. Ну и, конечно, необходимы личные встречи. इस वार्ता की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि परस्पर विरोधी होने के बावजूद दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच संबंध कभी बिगड़े नहीं। दरअसल जब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बारी आई तो ट्रंप ने कांग्रेस के फैसले के आगे घुटने टेके। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अमेरिका और रूस को बिल्कुल अलग करते हैं। जैसे यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच विवाद अब तक चल रहा है। सीरिया में भी दोनों देश परस्पर विरोधी गुटों के साथ खड़े हैं। अभी जब ब्रिटेन में एक पूर्व रूसी जासूस की हत्या की कोशिश की गई तो ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों ने रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिससे शीत युद्ध की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इन सब घटनाओं को छोड़ भी दें तो रूस पर आरोप लगते आए हैं कि उसने अमेरिकी चुनाव में हेराफेरी करवाई और डोनाल्ड ट्रंप को जीत दिलवाई। अब जब दोनों देश एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर बात करने को तैयार हैं, उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। The president is looking forward to an opportunity to find those handful of places where we can have productive conversations that lead to improvements for each of our two countries. I think we're eyes wide open that field space is pretty small. They don't share our values in the same way that the European countries do. But I think the president is hopeful that we can reduce the temperature, reduce the risk for America, and find a handful of places where we can perhaps get a good outcome in Ukraine. अमेरिका और रूस दो ऐसी शक्तियां हैं जिनमें संतुलन का मतलब है शांति। हालांकि अब स्थितियां शीत युद्ध जैसी नहीं रहीं, लेकिन अब भी ये दोनों देश दुनिया को पाला चुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। We can all get along. It's going to be great. The world has to start getting along. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों से आ रहे माइग्रेंट्स ने
यूरोप की राजनीति में बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे देश इन माइग्रेंट्स के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करने की वकालत कर रहे हैं। वहीं जर्मनी नरमी बरतने की गुजारिश कर रहा है। ऑस्ट्रिया की इन तस्वीरों को देखकर माइग्रेंट्स के प्रति यूरोपीय मानसिकता में बदलाव देखा जा सकता है। पुलिस की घेराबंदी के पीछे ऐसा नहीं था कि कोई शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी का मामला बनने वाला था। इसके पीछे थी तो वो राजनीतिक सोच जो माइग्रेंट्स को देश की संप्रभुता के लिए खतरा मान रही है। Dass es zu Recht Angst macht, wenn politisch Verantwortliche gesetzlose Zustände zulassen, wenn politisch Verantwortliche ihrer Verpflichtung zum Schutz der eigenen Staatsgrenzen nicht nachkommen. Und ich habe da eine ganz klare Position, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein Staat, der im Fall der Fälle seine Grenzen nicht effektiv schützen kann, der verliert seine Glaubwürdigkeit. तनाव माइग्रेंट्स को लेकर यूरोपीय संघ की बैठक में भी कम नहीं था। इसमें इटली का नजरिया सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स विरोधी था। वो पहले भी माइग्रेंट समस्या के लिए फ्रांस और जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा चुका था। Già giovedì al Consiglio europeo il governo italiano sosterrà la necessità di proteggere le frontiere esterne a sud della Libia, perché non possono essere solo la Libia o l'Italia a sostenere i costi economici e sociali di questa immigrazione. भले ही इटली, फ्रांस और जर्मनी को दोष देता रहा, लेकिन माइग्रेंट्स को समस्या की तरह पूरे यूरोप ने स्वीकारा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल में लंबी चली बैठक में जर्मनी और फ्रांस ने पूरी कोशिश की कि माइग्रेंट्स को लेकर यूरोप किसी एक नीति पर चले। Nous ne sommes pas une île. Et nous devons réussir à faire face à ce défi en étant fidèles à nos valeurs, en protégeant nos peuples et la cohésion nationale. L'étape de ce soir était importante. Beaucoup prédisaient l'impossibilité d'un accord. Beaucoup prédisaient le triomphe de solutions nationales. Ce soir, nous avons réussi à obtenir une solution européenne et un travail en coopération. Hier vor allen Dingen auch den Außengrenzenschutz gehen. Und hier möchte ich von meiner Seite aus sagen, dass man sicherlich darüber sprechen kann, auch Seeanlandungen von Schiffen in anderen Ländern, zum Beispiel Nordafrikas, zu versuchen. Aber man muss mit den Ländern sprechen. Wir können nicht von uns aus alleine über die Länder sprechen. लंबी चली बातचीत के बाद जब बैठक का नतीजा आया तो इसमें सभी ने एक साझा नीति बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस नीति के तहत यूरोप में माइग्रेंट्स की स्क्रीनिंग के लिए केंद्र खोले जाएंगे, जिससे इटली, ग्रीस और स्पेन जैसे देशों पर दबाव घट सके, जहां माइग्रेंट्स सबसे पहले पहुंचते हैं। ऐसे ही स्क्रीनिंग सेंटर्स यूरोप के बाहर जैसे उत्तरी अफ्रीकी देशों में भी लगाए जाएंगे, जिससे कि असली शरणार्थियों का पता लगाया जा सके। Froh, dass es erstmals gelungen ist, dass hier auch Anlandezentren außerhalb der Europäischen Union vorgesehen sind. Sie wissen, wir haben seit langem gefordert, dass es diese Schutzzonen, sichere Zonen, Anlandezentren, wie auch immer man es nennen möchte, außerhalb Europas gibt. Diese Idee hat sich jetzt durchgesetzt und findet sich im Text wieder. दरअसल माइग्रेशन यूरोप के लिए पुराना मुद्दा है। 2015 में ये चरम पर था। जब जनता में इस मुद्दे को लेकर असंतोष पैदा हुआ तो इसने राजनीतिक रंग ले लिया। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली के चुनाव में ये एक निर्णायक मुद्दा बना। आज भी जब जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल ब्रसल में नर्म रुख अपना रही थी तो उन्हें घर में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो माइग्रेंट्स की आड़ में यूरोप में एक नया राष्ट्रवाद उभरा है, जो वर्तमान और भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अपनी जमीन, अपना घर द्वार छोड़कर परदेश जाना किसी को नहीं भाता, लेकिन जब डर मौत का होता है तो ये जरूरी हो जाता है। लेकिन एक माँ बाप के लिए मौत से बदतर क्या हो सकता है? अपने बच्चों को खोना। अमेरिका में गैर कानूनी रूप से आए प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करते वक्त ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों बच्चों को अपने माँ बाप से दूर कर दिया। हालांकि एक कोर्ट ऑर्डर ने उन्हें राहत की सांस जरूर दी है।
ग्वाटेमाला से माइग्रेट की बीटा मैरियाना जब अपने 6 साल के बेटे डार्विन से मिली तो मानव भावनाओं के सागर ने सीमाएं तोड़ दी। वो अपने बेटे से करीब महीने भर बाद मिल रही थीं। बीटा मैरियाना भाग्यशाली थीं कि उन्हें अपना बच्चा मिल गया, लेकिन कई माँ बाप आज भी आंसू बहा रहे हैं। No le pude decir nada porque me lo quitaron cuando estaba dormido. ¿Quién? A mi hijo. Me lo quitaron en la madrugada. Fue un día viernes para amanecer sábado. Me dijo de migración, aliste a su niño porque lo vamos a llevar. Entonces le pregunté, ¿a dónde lo van a llevar? A un albergue. ¿Pero por qué le di? दरअसल माइग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कानून के लागू होने के चलते ऐसा हुआ, जिसके तहत माइग्रेंट्स के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं बरती जाएगी। इसका नतीजा हुआ कि प्रशासन ने माइग्रेंट्स को तो पकड़ा, चूंकि बच्चों को उनके साथ पुलिस स्टेशन या जेल में नहीं रखा जा सकता था तो उन्हें दूसरी जगह रखा गया। लेकिन सैंडियागो की एक अदालत के फैसले ने प्रशासन को मजबूर किया कि वो बच्चों को माँ बाप के सुपुर्द करे। The judge issued an injunction requiring that the administration immediately reunify these families. So children have to be reunited with their parents within 30 days. If the child is under 10 years old, they have to be reunited within 14 days, and every parent must be able to speak to their child within the next 10 days. सरकार की इस मुहिम ने करीब 2300 बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया था। इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद भी ट्रंप के खिलाफ दिखे। जनता में तो इस नीति का खासा विरोध दिखा। The fact that the U.S. president thinks this is a political issue and that he is willing to put lives in danger and allow irreparable harm to children is a stain on our humanity. It's a stain on our politics. This transcends politics. At this point, this issue really is no longer an issue of conservatives or liberals or Republicans or Democrats or even of immigration. This is an issue about what is right and what is wrong. And people throughout the country, people of every different background, as you can see here, have come together to say that this is not who we should be in the United States of America or anywhere. We also know that the only reason the Trump administration signed an executive order, the president signed an executive order the other day, was because of public pressure. Because you made your voice heard. परिवारों को जुदा करने की नीति को लेकर राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 20 जून को आ चुका है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसमें कई खामियां हैं, जिसके चलते इन परिवारों का मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सैंडियागो के फैसले ने स्थिति साफ कर दी है कि सरकार बच्चों को माँ बाप के सुपुर्द करे। बस डर इस बात का है कि सरकार इस फैसले को चुनौती दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दुनिया के कुछ खुशनुमा रंग दुनिया रंग बिरंगी में। How many can you save? 11 species. Blue is the last of her kind. You'll never capture her. Take him out! शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। लोग बेहतर भविष्य की तलाश में लगातार यहाँ पहुँचते और बसते रहते हैं। आज यही हमारा सरोकार है, शहरीकरण बनाम पर्यावरण। जो भी हम विकास करते हैं, विकास में पर्यावरण का पूरा ध्यान रख के करते हैं। जो हमारी जो 7 कॉलोनी बननी है, ये पूरी तरह से जीरो वेस्ट है। वहाँ से एक भी डेब्री बाहर निकलेगा, सारा वही कंज्यूम किया जाएगा। सारा सॉलिड वेस्ट, सारा लिक्विड वेस्ट वही कंज्यूम हो जाएगा, सारा वहीं पे उसको प्रोसेस कर जाएगा। वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रयोग होगा, पूरी तरह से ग्रीन कॉलोनी होगी। मेट्रो बन गया, सब लोग प्यार करते हैं, मैं भी प्यार करता हूँ, उसी से चलता हूँ। लेकिन जब पिलर पाइलिंग हो रही है फ्लड प्लेन में,
तो हमें देखना है कि सबसॉइल और डीप एक्वीफर पंचर कर रहे हैं क्या। पेड़ एक जिंदा इंसान है जो बोल नहीं सकता। ये पेड़ वाटर लेवल भी रिचार्ज कर रहा है जी। ये पेड़ नॉइस पोल्यूशन भी कंटेन कर रहा है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ईरान परमाणु करार से निकलने के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि वो ईरानी तेल निर्यात पर वैश्विक प्रतिबंध लगा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जुलाई के पहले हफ्ते में भारत और अमेरिका के संबंधों को नए आयाम देने के लिए होने वाली बैठक 2+2 मीटिंग रद्द हो गई। अमेरिका ने इसकी कोई वजह नहीं बताई है। 6 जुलाई को वॉशिंगटन में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस की मीटिंग होनी थी। दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता शुरू करने पर तब सहमति बनी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। दोनों देश इस तरह की अहम वार्ता के जरिए अपने संबंधों को नए आयाम देने पर सहमत हुए थे। I think it talks about reducing imports of oil from Iran to zero by 4th November. It should be noted that the statement was not India specific and it applies to all countries across the world. As far as we are concerned, we will take all necessary steps, including engagement with relevant stakeholders. इस बीच तेल निर्यात को लेकर उठी दिक्कतों के चलते ईरान की मुद्रा में भारी गिरावट देखी गई और लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति को जनता को विश्वास दिलाना पड़ा कि ईरान अमेरिका की मंशा जानता है और किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले के साथ छेड़छाड़ की है और ईरान परमाणु समझौते से हटने का अमेरिका का फैसला एक तरफा था। ما کاری کردیم که آمریکا با بالاترین هزینه این کار رو انجام بده. بالاترین هزینه رو آمریکا تحمل کرد. با قطعنامه 2231 به عنوان اولین بار در تاریخ شورای امنیت दूसरी तरफ तेल उत्पादन करने वाले देशों के संगठन ओपेक पर भी उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर दबाव बढ़ रहा है, खासकर अमेरिका, चीन और भारत की तरफ से, जो तेल आयात करने वाले सबसे बड़े देश हैं। खाड़ी देश के कुछ देशों ने उत्पादन बढ़ाने की बात मान ली है, लेकिन ईरान का कहना था कि ओपेक को अमेरिका की मांग के आगे झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तेल उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दाम घटेंगे और पहले से ही आर्थिक कठिनाइयां झेल रहे ईरान की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। हालांकि यूएई के नरम रुख के बाद ईरान को ढील बरतनी पड़ी और ओपेक उत्पादन में मामूली वृद्धि के लिए तैयार होना पड़ा। We cannot do things alone and we are not targeting to harm any of our customers. Our customers are very important to us. I think this agreements that we reached is a testimony that we care about the producing countries and we listen when they are saying that they have a concern. परमाणु डील से हटने का अमेरिका का फैसला एक तरफा था, जबकि इस डील में शामिल दूसरे 5 देश फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस और ब्रिटेन अब भी करार में शामिल हैं। गौरतलब ये है कि इन सभी देशों से अमेरिका का कारोबारी विवाद है। ऐसे में अमेरिका ईरान को कितने समय तक अलग थलग कर पाएगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब रुख तुर्की का, जहां समय से पहले हुए चुनाव में राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। पिछले करीब 15 साल से एर्दोआन ही तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं। उनकी जीत के बाद मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एर्दोआन ने कहा है कि वो तेजी से नई राष्ट्रपति प्रणाली को लागू करेंगे, जिसके तहत एर्दोआन पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो बिना किसी प्रधानमंत्री के अपने पास ही सारे अहम अधिकार रख पाएंगे। विरोधियों का कहना है
कि एर्दोआन की जीत तुर्की के भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। Ya ülke için yani güzel bir sonuç olduğuna inanıyorum daha doğrusu. Sonuç olarak hani Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yani şu anki sistem yani. Yani çok üzülüyorum gerçekten genç bir kız olarak. 26 yaşındayım, daha 25 yaşındayım ben. Çok güzel bir ülke, bu ülkede yaşamak istiyorum ama. कई लोगों को ये आस थी कि इन चुनाव के बाद तुर्की में बदलाव की बयार आएगी, लेकिन 15 साल से तुर्की पर राज कर रहे एर्दोआन को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। 24 जून को पहली बार तुर्की के मतदाताओं ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में एक साथ मतदान किया था। चुनाव में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने 52% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। ये चुनाव नवंबर 2019 में होने थे, लेकिन एर्दोआन ने अचानक समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा कर दी। चुनाव जीतने के बाद एर्दोआन ने अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenli evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. रूढ़िवादी मुस्लिम एर्दोआन के समर्थक माने जाते हैं। पहले ही चरण में एर्दोआन को आधे से ज्यादा वोट मिल गए। निकटतम प्रतिद्वंदी धर्मनिरपेक्ष मानी जाने वाली रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के मुहर्रम इंस को 31.7% वोट हासिल हुए हैं। विपक्षी दल लगातार चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव में धांधली और मीडिया पर कब्जे को लेकर एर्दोआन लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। Ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin şimdiki ve gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık. Bu seçim ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur. In these elections, voters had a genuine choice despite the lack of conditions for contestants to compete on an equal basis. The incumbent president and his party enjoyed a notable advantage, also reflected in the excessive coverage by government-affiliated public and private media. The restrictive legal framework and powers granted under the state of emergency limited fundamental freedoms of assembly and expression, including on the media. आर्थिक चिंताएं भी तुर्की के चुनाव पर हावी रहीं। अर्थव्यवस्था पर महंगाई की मार है और राष्ट्रपति के तानाशाही रवैये पर प्रश्न बना हुआ है। हालांकि तुर्की के विपक्षी नेताओं ने देश के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का सपना नहीं छोड़ा है, लेकिन ईयू ने चिंता जाहिर की है कि तुर्की में लोकतंत्र की रक्षा और जनता के अधिकारों का सम्मान होना बेहद जरूरी है। I've expressed a number of times my worries about the human rights situation in Turkey, and if it won't improve, as I said, we don't have the final election results yet. We should, of course, always remain of the side of human rights and the rule of law. हालांकि एर्दोआन के समर्थक मानते हैं कि उन्होंने तुर्की में आर्थिक सुधार किए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को सम्मानजनक स्थान दिलाया है। देश में 2016 के सेना के असफल तख्तापलट की कोशिश के बाद लगा आपातकाल अब हट जाएगा। नई जीत के साथ एर्दोआन खुद को नई ताकत से लबरेज करने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 2017 में हुए जनमत संग्रह में नए संविधान पर सहमति बनी थी, जिसके बाद तुर्की में अब प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया है और उसकी सभी कार्यकारी शक्तियां भी राष्ट्रपति को सौंप दी गई हैं। एर्दोआन अब अकेले वो शख्स होंगे जो वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मंत्रियों, जजों और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे और अब कोई भी संस्था उनके फैसलों की समीक्षा नहीं कर पाएगी। एर्दोआन ने मजबूती से इस संविधान संशोधन का समर्थन किया था, लेकिन विरोधियों का कहना है कि इससे तुर्की पर राष्ट्रपति का निरंकुश राज कायम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब बारी है सारा जहां के कुछ हल्के फुल्के पलों की। आइए देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। तपती गर्मी में ठंडी आइसक्रीम का मजा हम सभी लेते हैं, तो गर्मी के इस मौसम में जानवर क्यों पीछे रहें? लंदन में बढ़ते तापमान में जानवर भी परेशान हैं। इसलिए यहाँ जू प्रशासन ने जानवरों के लिए खास आइस लॉलीज तैयार की हैं। ठंडी बर्फ में फ्लेवर के साथ ड्राई फ्रूट जमाकर ये लॉलीज इन चिंपैंजीज को खिलाई जा रही हैं, जिनका ये जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही ये स्क्विरल मंकीज भी आइस लॉलीज खाने में बिल्कुल पीछे नहीं हैं। इनका लॉलीज खाने का अंदाज जुदा है। ठंडी चुस्कियां इन जानवरों को काफी राहत का एहसास करा रही हैं। फर्क बस इतना है कि कई इन्हें शेयर करके खाना पसंद करते हैं, तो कोई अकेले में ही इसके स्वाद का लुत्फ उठाना चाहता है। सीरिया का नाम लेते ही गृह युद्ध में खाक हो गई दिल दहला देने वाली तस्वीरें आंखों के सामने घूम जाती हैं। लेकिन इसी के बीच जिंदगी यहाँ संवरने और खिलने की कोशिश करती दिख जाए तो खुशी का एहसास होना लाजमी है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सालाना फूलों की प्रदर्शनी फिर लगाई गई। पिछले 8 सालों से यहाँ हो रही हिंसा के कारण ये प्रदर्शनी नहीं लगाई जा पा रही थी। इस बार इसमें जापान, बल्गेरिया, हॉलैंड, ईरान और इराक से लाकर पौधे, फूल और मसाले और अलग अलग की कई किस्में प्रदर्शित की गई। इस प्रदर्शनी को लोग नई शुरुआत मान रहे हैं। माइकल जैक्सन को दुनिया से गए भले ही कई साल बीत गए हों, लेकिन उनका जादू आज भी सभी के सिर चढ़कर बोलता है। माइकल जैक्सन के फैंस की कमी आज भी नहीं है। दुनिया के किसी एक कोने में ही माइकल जैक्सन के लिए दीवानगी नहीं है, बल्कि करोड़ों आमो खास पर उनका असर अमिट है। लंदन में आर्टिस्ट ने माइकल जैक्सन के अलग अलग पोर्ट्रेट्स पेश किए। इस प्रदर्शनी में एंडी वॉरहॉल प्रिंट से लेकर किंग ऑफ पॉप तक के रूप में माइकल जैक्सन को दिखाया गया। इसके अलावा जैक्सन को एक योद्धा के तौर पर भी दिखाया गया। माइकल जैक्सन ऑन द वॉल नाम की ये प्रदर्शनी अक्टूबर तक लंदन के नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में लगाई गई है। इसके बाद इसे फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड में भी दिखाया जाएगा। बॉक्स ऑफिस की होड़ में इस हफ्ते कई फिल्में दौड़ लगा रही हैं। डायनासोर की भयावह तस्वीरें हर बार की तरह इस बार भी लोगों के दिलों में रोमांच पैदा कर रही है। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम सीक्वल फिल्म से उम्मीद है कि रिलीज के दूसरे हफ्ते में ये $62 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर लेगी। पहले हफ्ते में फिल्म ने दुनिया भर में $748 मिलियन की कमाई कर ली है। वहीं दूसरे नंबर पर इनक्रेडिबल्स 2 छाई रह सकती है। एनिमेटेड सुपर हीरोज की ये फिल्म बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब लुभा रही है। इसके अलावा अंकल ड्रू और सिसेरियो डे ऑफ द सोल्डाडो के टॉप 5 में बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें इनका इंतजार रहता है। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।